वेस्ट कभी आपस में ना भिड़े। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने वो सिचुएशन पैदा कर दी है जिससे एक बार फिर से वेस्ट में घमासान होता दिख रहा है, जिससे नेटो और अमेरिका आमने सामने आते दिख रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल संजीव मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनीतिक विश्लेषक हैं। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता रिपब्लिकन पार्टी यूएस से इस वक्त डायरेक्ट हमें कनेक्ट कर रही हैं। और डॉक्टर सिद्धार्थ दवे हमारे साथ जुड़े हैं, विदेश मामलों की जानकार। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अमेरिका का रुख करते हैं, पूर्णिमा जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति क्या है जो आज अमेरिका को नेटो के खिलाफ खड़ा कर रही है। और नेटो के देश चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप ग्रीनलैंड मत आना, वरना नेटो का भविष्य संकट में, नेटो डिसॉल्व होगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो जय हिंद मैम। विवेक जी ये कहना, जय हिंद। पहले तो ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1949 में ये शुरू तो हुआ था, 12 कंट्रीज था, लेकिन अमेरिका हमेशा उसका इंजन रहा है, उसका बैंकर रहा है, उसका आर्किटेक्ट रहा है और उसका कमांडर रहा है। जो पैसा देगा वही कमांडर होगा। यही एक आइडियोलॉजी से वो चल रहा था। लेकिन एक जो भाषा था ना, उसमें लिखा हुआ था अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। ये जो ये जो लाइन है, ये भी अमेरिका की देन है। और ये जो नेटो की जो क्रिएशन है, दिखाया तो मल्टी नेशनल फेस्ट तो दिखाते ही कि मास्क था। एक्चुअली इट्स ए यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी उसका ब्लूप्रिंट भी अमेरिका ने बनाया, फंड भी अमेरिका ने किया। यूरोप को वहाँ पे साइन अप करने के लिए अमेरिका ने पुश किया है। यूरोप को डिपेंडेंट करवाया है नेटो के ऊपर, अपने आप को प्रोजेक्ट किया और बिठाया, पोजीशन किया एज ए प्रोटेक्टर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। आज उनकी हालत देख लीजिए। यूरोप इज फिनिश्ड। यूरोप इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेटो एंड अमेरिका बेसिकली। अब कभी भी अमेरिका पुल द प्लग कर सकता है। यूरोप क्या करेंगे? उनके पास कोई मिलिट्री है क्या? रशिया के लिए तो भी भाग भाग के अमेरिका के पास आते हैं। तो फिर यहाँ पे जो सिचुएशन आपको दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप किसी के नहीं सुनने वाले। अब वेनेजुएला बोलिए, कहीं अभी यहाँ तक नौबत यहाँ तक आ चुकी है। अमेरिका इज द जज, द जूरी, द एग्जीक्यूशनर, द एनफोर्सर ऑल्सो। आपको डिक्लेयर करेंगे आप टेररिस्ट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उनके हिसाब से आपको वहां से उठा के लेके आके यहाँ पे न्यूयॉर्क के कोर्ट में आपको जजमेंट दिया जाएगा। ये कौन सी दादागिरी है? ये कौन सी माफियागिरी है? मेरा तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि है कौन अमेरिका ये करने वाले? ये सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी की सिचुएशन नहीं है, डेमोक्रेट भी ऐसे ही है। गोल सबकी एक ही है, तरीका डिफरेंट है। अब ग्रीनलैंड की बात हम अगर करें तो ग्रीनलैंड भी वही बात है, वेनेजुएला से मैं पहले भी कह रही हूँ, दिस इज नथिंग टू डू विद ड्रग। ड्रग का कोई एंगल ही नहीं है, वो एक्चुअली एजेंडा बनाया गया है और वहाँ की ऑयल चाहिए उनको। और सिमिलरली अब गयाना में ऑयल मिला है, और वहाँ पे जाके भी करेंगे वो ये तमाशा। सेम थिंग जो ग्रीनलैंड की बात हो रही है। मसला ये है कि आपको ग्लोबल वार्मिंग के वजह से डिपॉजिट्स एक्सेसिबिलिटी आप हाथ में आ रही है, तो वहाँ पे जाके आपको कब्जा करना है। वहाँ पे यूरेनियम की जैसा रेयर अर्थ भी है, तो सिर्फ यूरेनियम नहीं है, काफ़ी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट वहाँ पे है। और अमेरिका को सारे रिसोर्स कंट्रोल करना है। आप वो ग्रीनलैंड में हो, कनाडा की ऑयल हो, यूक्रेनियन रिसोर्स हो, रशिया की ऑयल एंड नेचुरल गैस हो, इंडिया की एग्रो मार्केट हो, कुछ भी हो, डजेंट रियली मैटर। कोई भी एक्सक्यूज यूज कर देंगे और अमेरिका को उसको कंट्रोल करना है। दिस इज द गेम सर, दिस इज ऑल इट्स अबाउट। अमेरिका वंस इट्स हेजेमनी और इंपेरियल पावर को उनको दिखाना है कि हम सुप्रीमेसिस्ट है और हम सुप्रीम कंट्री है, कोई हमें टक्कर नहीं दे सकता। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग नाउ। मतलब आप कह रहे कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जी तो इसी लाइन पर अमेरिका जा रहा है। मैं सिद्धार्थ जी दवे जी से जानना चाहूंगा। दवे साहब, पूर्णिमा नाथ जी कह रही हैं इंपीरियलिस्टिक सोच पर अमेरिका आगे बढ़ रहा है। अब उसके लिए उसको नेटो को कुचलना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है अमेरिका आज की तारीख में। जी नमस्कार विवेक जी, सभी दर्शकों को और पैनल मेंबर्स को प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। विवेक जी, ये मुद्दा केवल ग्रीनलैंड या फिर डेनमार्क या नेटो का नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी, वर्ल्ड व्यू
और जो पावर पॉलिटिक्स की जो सोच है उसको समझे बिना इसका सही आंकलन नहीं किया जा सकता है। तो मैं इसको दो हिस्सों में इसको विश्लेषित करता हूं। पहला, ट्रम्प की जो वियर्ड पर्सनालिटी है वो क्या है। तो ट्रम्प जो है वो पारंपरिक अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है। उनकी पर्सनालिटी जो टिपिकल अब तक के जितने भी राष्ट्रपति रहे वैसी नहीं है। ट्रम्प की पर्सनालिटी का कोर ट्रेट क्या है? कोर ट्रेट है ट्रांजैक्शनल माइंडसेट, विवेक जी। तो ट्रम्प जो है वो हर रिश्ते को एक डील की तरह देखते हैं। तो चाहे वो नेटो हो, चाहे वो कोई भी अलायंस हो, कोई भी रिलेशनशिप हो देशों के साथ, वो उसको एक ट्रांजैक्शनल माइंडसेट है उनका। नेटो में पे कौन कर रहा है? यूएस कर रहा है। उसके बेनिफिट्स किसको मिल रहे हैं? एलाइज की अगर हम बात करें तो क्या वो यूएस के लिए यूजफुल है? उनके लिए अलायंस कोई नैतिक या कोई ऐतिहासिक कमिटमेंट नहीं है विवेक जी, बल्कि एक उनका एक कॉस्ट बेनिफिट इक्वेशन है। और ग्रीनलैंड भी वो इसी लेंस से उनको वो दिखता है। जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया, स्ट्रेटेजिक आर्कटिक लोकेशन है, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात है, एक चाइना रशिया कंपटीशन और यूएस मिलिट्री लेवरेज, ये सब है। बट ट्रम्प के लिए ये सॉवरेनिटी इश्यू नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट एक्विजिशन, लाइक ए बिजनेसमैन है। और दूसरी जो बात है कि ट्रम्प जो है वो जानबूझकर विवेक जी ऐसे बयान देते हैं जो उनके एलाइज है उनको असहज करते हैं। मीडिया को जो है वो मीडिया में वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन पे आते हैं और उनको एक नेगोशिएशन का एक लेवरेज मिलता है, उनके नेगोशिएटिंग लेवरेज को बढ़ाता है। तो ग्रीनलैंड पर भी अगर आप देखें तो मिलिट्री फोर्स की बात भी वो उसी कैटेगरी में आती है। पहले कुछ एक्सट्रीम बोल दो, फिर पीछे हटकर बेहतर डील लो। तो ये जो उनकी जो है ना रियल एस्टेट वाली जो नेगोशिएशन की जो शैली है, वो रियल एस्टेट उनका एक पार्श्वभूमि कर रही है। तो उनकी वो शैली है कि पहले एकदम एक्सट्रीम बोलो, फिर नेगोशिएशन टेबल पे आके थोड़ा सा एक कदम आप पीछे लो। तो ये जो है उनकी एक नेगोशिएशन की एक शैली रही है। दूसरी अहम बात जो है, जैसा आपने बताया कि वो कोई भी इंटरनेशनल लॉ है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, वो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं मानते हैं। ये उनके लिए सबसे असहज है। उनकी सोच केवल एक है कि वर्ल्ड इज अ जंगल एंड पावर डिसाइड्स रूल्स। और इसीलिए नेटो हो, मतलब चाहे पूरी दुनिया यूएन को हो, जंगल, डब्ल्यूटीओ जैसे अमेरिका ने पूरी दुनिया को जंगल ही बना दिया है। जंगल, हाँ। जिसके पास जितना और पावर वो हिसाब से रूल कर रहा है। चाइना के पास हाँ, क्रिटिकल मिनरल का और पावर है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। जी, अब भारत को भी जो 140 जो करोड़ पीपल है हमारे, हमको भी उसको एज ए वेपन यूज करना चाहिए, एज ए टूल यूज करना चाहिए पूरी दुनिया में। राइट। लेकिन जो दूसरा पहलू है जो आपने शुरुआत में बताया कि क्या ट्रम्प नेटो को खत्म कर देंगे, तो रियलिस्टिक आंसर और एक शॉर्ट आंसर है कि नहीं। लेकिन इससे जो अभी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे नेटो कमजोर जरूर हो सकता है। और इसको मैं अगर आप डिटेल में आपके दर्शकों को समझाऊं तो नेटो खत्म क्यों नहीं होगा, पहले इसका मैं आपको उत्तर दे दूं। तो नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है वो एक कन्फेडरेशन है, जैसे आपने बताया 1949 में बना था। और यूएस डीप स्टेट, पेंटागन, ये सब नेटो के पक्ष में है। और यूएसए का जो मिलिट्री है वो नेटो को एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी मानता है विवेक जी। और यूरोप में जो यूएस के बेसिस हैं, उनका जो लॉजिस्टिक्स कमांड स्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा नेटो से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस जो है, यूएस कांग्रेस, वो भी ट्रम्प को रोक सकती है, क्योंकि नेटो से बाहर निकलना आसान है। एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं है, उसपे काफी सारी लीगल बातें हैं, फंडिंग है, ट्रीटी कंस्ट्रेंट्स है। और सबसे अहम बात जो है वो रशिया फैक्टर है। यूक्रेन वॉर के बाद नेटो पहले से ज्यादा, मैं समझता हूं कि यूरोप में अभी रेलेवेंस हो चुका है उसका। और फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश है वो भी चाह रहे हैं कि जुड़ना चाह रहे हैं नेटो के साथ। और ये दिखाता है कि नेटो की जो एक मजबूत स्थिति हो रही है। इसलिए नेटो जो है वो ओवरनाइट कोलैप्स नहीं हो सकता है। नहीं तो लेकिन ओवरनाइट कोलैप्स नहीं होगा तो फिर अमेरिका के खिलाफ लेकिन खड़े हो। लेकिन जो मैं इसमें सबसे बड़ा जो जी, किंतु है वो जल्दी ये सर। है हाँ। कि जी बिल्कुल, जो ट्रम्प जो है वो नेटो को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो जो ट्रस्ट इरोजन है वो यूएस कर रहा है। जैसे पूर्णिमा जी ने बताया कि पहले उसका जो नारा था, कोर प्रिंसिपल था, वन फॉर ऑल फॉर नन। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं पे ये इरोड हो रहा है। डेनमार्क के पीएम का भी बयान इसी डर का एक नतीजा बता रहा है। तो ये एक बहुत ज्यादा एक डर फैला रहा है। ठीक है। और जो ट्रम्प है वो नेटो को पब्लिकली कहते हैं कि ऑब्सोलीट हो चुका है, अनफेयर है, बर्डन है यूएस एक्सचेकर पे। तो ये जो है लैंग्वेज अलायंस को अंदर से हॉलो कर रहा है। विवेक जी, समय हुआ तो और आगे मैं वापस इस पे लौटूंगा, लेकिन व्हाट अबाउट नेटो वर्सेस, मैं अपने दोनों डिफेंस एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं। व्हाट अबाउट नेटो वर्सेस अमेरिका? अगर ये दोनों आमने सामने हुए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबल हुआ तो फिर क्या होगा? नैन साहब, फिर मैं मलिक साहब के पास आ रहा हूं। नैन साहब।
आपका माइक चेक कीजिएगा सर। कैन यू हियर मी नाउ? हाँ बिल्कुल सर। हाँ सॉरी। देखिए विवेक, अगर हम ये सोचें कि नेटो आपस में लड़ने शुरू हो जाएंगे तो ये बेतुकी बात हो जाएगी, बिकॉज इसका मतलब नेटो एग्जांपल कभी अभी अमेरिका के ट्यूसडे खिलाफ नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। ट्यूसडे को देख लीजिएगा। ट्यूसडे को जो प्राइम मिनिस्टर है डेनमार्क की, उन्होंने उन्होंने विजिट किया। सबसे पहले वो फ्रांस गए, फिर वो चांसलर से मिले, जर्मन चांसलर से मुलाकात की, और फिर नेटो के प्रेसिडेंट रूटे से बैठक की बातचीत की। किसी ने भी मिलिट्री ऑप्शन की बात नहीं की, एक फ्रांस को छोड़ के। और फ्रांस क्यों कर रहा है? बिकॉज फ्रांस काफी अरसे से ना सिर्फ नेटो में या यूरोपियन कंट्रीज में, बल्कि कुछ गल्फ में भी अपने वर्चस्व को बनाने की, अपने आप को लीडर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। 2-4 इंसिडेंट हुए हैं, अगर आपको याद हो, चाहे वो इसराइल की वॉर के बारे में हुआ हो या इजिप्ट के साथ मिलकर के बीच में छुटपुट लड़ाइयां रुकवा दी हो, क्योंकि बट उस दौरान में अगर हम देखें तो फ्रांस जो है वो यूएन में रेजोल्यूशन ले जाने की कोशिश कर रहा था गल्फ के अंदर इसराइल के रोल को, जहां जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहे थे, और बीच में इन लोगों ने फिर वो रातों रात बात करके शांत कर दी। यानी फ्रांस हमेशा से यूरोप के अंदर अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो अभी देखिएगी मार्क रूटे की, अब देखिए, अगर फ्रांस आगे आके अमेरिका के खिलाफ ये बोल रहा है कि हम ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेजने को तैयार हैं अगर डेनमार्क चाहे तो, ऐसे में उसी फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हमने तो ये बात छेड़ी, लेकिन डेनमार्क खुद ही ये बात नहीं कर रहा। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि खबरदार, जो ग्रीनलैंड की बात की, हम ग्रीनलैंड को बेचेंगे नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। यही बात जाहिर कर देती है कि नेटो हो या यूरोपियन यूनियन, वो अमेरिका के कितने कितने खिलाफ वो एकजुट होंगे। कोई भी नहीं होगा। एक फ्रांस ने बोल दिया, फ्रांस तो हमेशा से मैंने बता दिया आपको, वर्चस्व ढूंढ रहा है। दूसरा, देखिए सेकंड पॉइंट अब ये है कि जब आपका यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है और इन लोगों ने सारी ताकत यूक्रेन में झोंक रखी है रशिया के खिलाफ, कि रशिया को हमने वीक करना है, रशिया को इकोनॉमिकली वीक करना है, रशिया को मिलिट्रीली वीक करना है। ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पे बैठ जाता है जाकर के, तो आपको लगता है कि क्या यूरोप इस तरफ को मुंह करके अमेरिका से लड़ने की बात करेगा? क्या बेवकूफी है। आज की तारीख में पूरा नेटो घबराया हुआ है, उनके अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। हंगरी को ले लो, इटली को ले लो, सब लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं बात मानी, क्यों नहीं रोका अमेरिका को। अमेरिका ने बाल्टिक स्टेट से, एस्टोनिया से, लिथुआनिया से अपने ट्रुप्स विड्रॉ कर लिए हैं, चले गए हैं वो वहां से, एयर बेसिस खत्म कर दिए अपने। और उन्होंने रशिया को कह दिया भाई इनको ठोको। क्यों? अमेरिका चाहता है इधर रशिया वीक हो और ये यूरोप भी वीक हो। घूम के आएगा किसके पास? अमेरिका के पास। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए, मैं माफी चाहूंगा जो रिपब्लिकन बैठी हैं यहां पे, मैं उनसे भी सवाल पूछता हूं कि अगर अमेरिका के लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मेगा के एक फॉर्मूले के अंदर वो ग्रीनलैंड को लेना चाह रहा है, बिकॉज आर्टिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में अगर कोई सबसे बड़ा आइलैंड इस दुनिया का, अगर कोई डिफेंस की पोजीशन बन सकता है अमेरिका के डिफेंस के लिए भी और यूरोप के लिए भी, जब चीन और रशिया के जो पानी के जहाज हैं या शिप्स हैं जो आर्टिक ओशन के अंदर लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, चाहे वो बहाना हो रेयर मिनरल को लेने का, चाहे वो बहाना हो अपनी एक्सटेंशन करने का, बट डेफिनेटली ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिका आएगा। और आप देख लीजिएगा ये सब शोर शराबे जो हो रहे हैं, और ये जो प्राइम मिनिस्टर है डेनमार्क की, ये भी जो कहते हैं ना कि शिष्टाचार में बातचीत नहीं हुई, अभी लास्ट बार जब वो बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से तो दोनों के बीच में बड़ी गर्मा गर्मी हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि क्या कीमत लगाओगे आप ग्रीनलैंड की। उसने बोला नहीं हम तो बेचते नहीं, हमारे आपकी कीमत लगा दी। फिर ऐसी बात थी तो ये आपके फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ये क्यों कह रहे हैं कि जब हमने मिलिट्री भेजने की बात की वहां पे फ्रांस ने ग्रीनलैंड में, तो डेनमार्क की तरफ से उसके बारे में चू तक नहीं की गई। जी आई रेस्ट माय केस। जी, आपका ये कहना है कि अमेरिका के सामने सभी नतमस्तक हो जाएंगे। ये जो भी बोलने की बात है सब कूद रहे हैं। मैं मलिक साहब का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद जो सवाल आपने पूर्णिमा जी से पूछा है, पूर्णिमा जी से, इसके बाद पूर्णिमा जी से मैं जवाब ले लूंगा। मलिक साहब आपका रिएक्शन। विवेक जी, जो कर्नल नैन साहब बोले थे मैं उस बात को वहीं से शुरू करता हूं
इस बात से मेरा एनालिसिस यही कहता है कि देखिए, अमेरिका के खिलाफ यूरोप डायरेक्टली पंगा नहीं लेगा, ना ही नेटो के सामने आएगा। ये बात है कि लिप सर्विस करेंगे, सभी लोग कर भी रहे हैं। अमेरिका ये कहता है कि ग्रीनलैंड मेरे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, मेरे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे वो जो प्रेजेंस जो चाइना और रशिया की है वो उसको नलीफाई करना चाहता है। देखिए, इसी पर्पज के साथ वो यूक्रेन को बैक कर रहा था। यूक्रेन का युद्ध अमेरिका का शुरू कराया हुआ है, लेकिन ये आप उसको दिखता है कि यूक्रेन का जो दाम है उसका वो थोड़ा बैकफायर कर गया उसको, और उसमें काम नहीं कर रहा है। पुतिन का जो अप्रोच है, उन्होंने ये नहीं सोचा था बाइडेन प्रशासन से लेके अभी तक कि पुतिन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी किसी चीज पे कंसेशन नहीं देंगे, किसी चीज को डिस्काउंटेड नहीं देंगे। अभी उनको यही लग रहा है कि ये जो यूरोप है, पूरे नेटो कंट्रीज है, इनके साथ इनकी जरूरत है नेटो, न कि अमेरिका की। तो पूरे नेटो कंट्रीज, पूरे जो आज की डेट में अमेरिका के अलावा जो 31 देश हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि नेटो को किसी न किसी रूप में बाहर रखा जाए, क्योंकि अम्ब्रेला उनको चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप कुछ 5-6 महीने पुरानी बात है, आप देखिएगा, जब इन्हीं ट्रम्प साहब ने कहा था कि सभी यूरोपियन नेटो कंट्रीज को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, और मजबूरन उनको बढ़ाना भी पड़ा। कारण यह है कि अब देखिए मजबूरी किस साइड है। शॉट्स ले रहे हैं ट्रम्प, और मजबूरी में खेल रहे हैं रिसीविंग एंड पे पूरा नेटो नेशंस, क्योंकि आवश्यकता उनकी है। असलियत में देखा जाए, इसके जेनेसिस पे जाए, रूट्स पे जाए, तो नेटो का तो अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए। ये अस्तित्व में आया था वार्सा पैक्ट के खिलाफ, और वार्सा था सोवियत संघ के लिए। सोवियत संघ खत्म हो चुका है, तो वार्सा पैक्ट की आज नेटो की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए देखा जाए उस हिसाब से तो। लेकिन आज चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो एग्जिस्टिंग नेटो कंट्रीज है वो नहीं चाहेंगे कि ये डिसॉल्व हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो आपस में बैठ के बातचीत के जरिए जो इसके मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करेंगे, और अपने कंसर्न को दिखा के अमेरिका से कुछ कंसेशन लेना चाहेंगे। लेकिन ये भी मैं भी मानता हूं कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे नजर लगाए हुए है, और आज की बात नहीं, 6 महीने से जब वो कनाडा का जिक्र किया और ग्रीनलैंड का जिक्र किया, देखिए वो एक भूमिका बना रहे थे, सो दैट ये चीजें एकदम से ना आए और एकदम से विस्फोट की तरह ना आए। ये बात हम तब भी, जब भी हम फॉलो करते हैं जियोपॉलिटिक्स को, तो हम तब से इसको फॉलो कर रहे हैं। वो बीच बीच में ग्रीनलैंड का मुद्दा लेके आ जाते हैं। और अब मैं इस बात को लिंक करना चाहूंगा पूर्णिमा जी की बात से। देखिए विवेक, ये तो सोने पे सुहागा है। उसको ये टाइमिंग ऐसा मिला है कि जब वो अपनी सिक्योरिटी को कहते हुए, यानी यूएस अपनी सिक्योरिटी को साइट करते हुए वहां पर आधिपत्य भी जमा लेगा, तो उसके पूरे मिनरल्स उसी के हाथ में आएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आज की जो हालत है, हो सकता है अरे आज हो के तो गया 20-30 सर, साल वही बाद वहां पे बर्फ कम हो। आप जो बात जी कह रहे हैं कि वहां के मिनरल्स यूएस के हाथ में आ जाएंगे, आज ही जी अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि 5 करोड़ बैरल ऑयल वेनेजुएला अमेरिका को देगा। तो ये तो खुले तो लूट का संसाधन बना रखा है। अब इसमें आप क्या ही कह सकते हैं भाई, ये तो मुहर तो लगी गई। विवेक जो जी, बात आप कह रहे हैं कि भाई ग्रीनलैंड में जो संसाधन है, क्रिटिकल मिनरल पर चाइना की मोनोपोली है, ट्रंप उसको काउंटर करना चाहते हैं, तो ऑयल और उन देशों से काउंटर कर रहे हैं जिनके पास क्रिटिकल मिनरल है, लाइक यूक्रेन और ग्रीनलैंड। आप इसको, मैं इस तरह से लिंक करके इसको पेश करना चाहूंगा कि देखिए, जब भी अमेरिका चाइना को आंख दिखाता है, चाइना उसको वापस उसके प्लेस में बिठा देता है। किस वजह से? क्रिटिकल मिनरल्स को कंट्रोल करता है, रेयर अर्थ को कंट्रोल करके। अब अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है कि अगर उसको इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में वापस अपना स्थान गेन करना है, तो इन जो रॉ मटेरियल्स है, ये रॉ मटेरियल्स उसको कहां से मिलेंगे? क्योंकि चाइना तो अपनी मोनोपोली छोड़ेगा नहीं, और चाइना के पास इन रेयर अर्थ मेटल्स को, इनको बेसिकली इनको रिफाइन करने की जो जो फैसिलिटी है, वो वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं नहीं है। है। रेयर अर्थ मेटल तो और, जी सर, बिल्कुल सही बात है, नहीं है वो फैसिलिटी किसी बात। इतनी बड़ी रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ किसी के पास नहीं है जितना चाइना अकेले जी रिफाइन और जी। प्रोसेस करता है क्रिटिकल मिनरल्स को। तो ये 3-4 पॉइंट करके ये इस टाइम ट्रम्प साहब के हक में जा रहे तो हैं। इसलिए अब ट्रंप मैं साहब इस चाह बात रहे को हैं कि भाई चाइना को ऑयल चाहिए तो ऑयल ही कंट्रोल कर लो, ऑयल हमारे हाथ में, अब हम ऑयल से डील करेंगे, आप क्रिटिकल मिनरल से डील करो। लेकिन इन सब यस के बीच में पिस यस रहे वेनेजुएला जैसे देश, ग्रीनलैंड जैसे जी देश, ईरान जैसे देश, इराक, सीरिया, मिडिल ईस्ट, ऑलमोस्ट सारे ऑयल पे यस तो आप वो कोई भी एक लूपहोल नहीं छोड़ना चाहते। वेनेजुएला पर हमले का एक बड़ा मकसद ये भी था कि वेनेजुएला से बहुत सारा ऑयल चाइना जा रहा था, यस और वेनेजुएला एक मेजर सप्लाई ऑयल सप्लायर था चाइना के लिए, और चाइना जो है क्रिटिकल मिनरल को कंट्रोल कर रहा है, वो अमेरिका को देने से मना कर रहा है। तो अमेरिका अब अपनी ताकत दिखा रहा है। मैं आपने नैन सर ने कुछ सवाल पूछा था पूर्णिमा जी से, मैं उसका रिएक्शन चाहूंगा, फिर मैं अपना सवाल पूछता हूं। पूर्णिमा जी, पहले बताया था उसमें कोई चेंजेस नहीं मेरे स्टेटमेंट में। यूएस बैंक रोल्स इट
और डिमांड भी करता है उनका डोमिनेशन। और यूएस रूल्स राइट करते हैं और यूरोप सिर्फ साइन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। तो उनका कोई टूथ नहीं मतलब है यूरोप इसमें, का इनके कोई पास बैकबोन मिलिट्री नहीं है, बट टूथलेस है यूरोप डेफिनेटली नहीं है। अब और टंगलेस डेफिनेटली भी है। नहीं, पहले तो कहा जाए। मतलब यूरोप के मुंह में जबान ही नहीं रूसोफोबिया है। जो है, रूसोफोबिया जो है, उन्होंने बना चढ़ा के बना के खड़ा कर दिया, बिल्कुल सही 1999 बात में है। सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद नेटो एक्सपेंशन का क्या जरूरत था? अगर जरूरत था वहां पे डरा चढ़ा के ये बनाया ना, इसके अच्छा, एक्सपैंड करके फिर ये बड़ा मजेदार है पूर्णिमा जी, ये बड़ा मजेदार है कि यूरोप को पहले 4 साल तक अभी डराया है अमेरिका ने रशिया के जरिए, रूसोफोबिया जिसको आप कह रहे हैं, कि अब वो उनकी मजबूरी है नेटो, वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते।